हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम आगे करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, हम स्टेट लेजिस्लेचर का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पिछली कई वीडियोस से। तो अब हम जो करेंगे, अभी तक हमने इससे जस्ट पहले जो है वो हमने ये भी देख लिया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेज में, अगर दो हैं और अगर एक है तो एक, उनमें उनका क्या रोल है। अब हम आगे बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। इसके बारे में पहले तो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लीजिए, कौन से 196 से लेकर 201 तक, जिनमें से 200 आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 201 में प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व किया जा सकता है बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये सिर्फ नंबर्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के बिल्स होते हैं। एक तो देखिए होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, एक होते हैं मनी बिल्स और एक होते हैं फाइनेंशियल बिल्स। पैसे की तो बात है बट वो मनी बिल्स नहीं है। ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो स्टेट लिस्ट से कंसर्न हो चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट से कंसर्न हो, उसके किसी भी सब्जेक्ट पे कोई ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड वो चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है और अगर बाय कैमरल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में, अगर दो हैं तो किसी भी हाउस में हो सकता है और अगर एक है तो ऑब्वियसली उसी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। अगर सिर्फ असेंबली है तो असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर काउंसिल भी है तो ऑर्डिनरी बिल काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल जो है, मनी बिल जो है वो आर्टिकल 199 के जो मैटर्स है उन्हीं से डील करता है। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड गवर्नर का एंड गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट में मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, सेम वे स्टेट लेवल पे मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। इसके सिवा कुछ मनी मैटर्स तो होते हैं बट वो मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल्स हैं। इसमें फाइनेंशियल मैटर्स नो बट दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्टिकल 199 और ये भी किसी भी हाउस में हो सकता है। कुछ में से, उनमें से कुछ के लिए, कुछ के लिए गवर्नर का रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है। तो ये तो हो गया मोटी मोटी बात कि कितने तरीके के जो है वो बिल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि उनका प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नोटिस दिया जाता है जनरली इंट्रोडक्शन से पहले। गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर्स। गवर्नमेंट बिल क्या होता है, जितने भी देखिए स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज नहीं होती। सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्रीज होती है और मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। स्टेट लेवल पे सिर्फ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मान लो एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। सिमिलरली मान लो एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज या लैंड रिफॉर्म्स है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, या कुछ भी है, इस तरह के बहुत सारे मान लो डिपार्टमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली इनको कोई ना कोई, इन डिपार्टमेंट्स को कोई ना कोई मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। वो मिनिस्टर कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो उनका कोई भी रैंक हो सकता है वो मिनिस्टर का, लेकिन कोई ना कोई मिनिस्टर इनको डिपार्टमेंट्स को हेड करेंगे। तो जब वो मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्ट्री का नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डिपार्टमेंट का बोलेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है जब वो इंट्रोड्यूस करता है बिल को, यानी कि वो गवर्नमेंट मिनिस्टर है, तो इसका मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जब इंट्रोड्यूस करती है तो गवर्नमेंट बिल कहलाता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, या इवन काउंसिल में भी मेंबर्स तो ऑपोजिशन के भी होते हैं, जो जीत गए होते हैं अपनी अपनी सीटों से। मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है, उसमें से 80 तो एक पार्टी जीत गई लेकिन 20 दूसरी पार्टी के लोग जीते, तो ये भी तो मेंबर्स हैं। तो जब ये 20 इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको क्या कहलाया जाता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। मेंबर तो है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गया है, तो और अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल तो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि प्राइवेट मेंबर बिल और गवर्नमेंट बिल क्या होता है। जैसे कि अभी यूनियन लेवल पे एक प्राइवेट मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया है कि जो ऑफिस के जो टाइमिंग है आफ्टर ऑफिस जो है वो किसी, कोई भी बाउंड नहीं है कि अपना फोन उठाए या ईमेल्स का जवाब दे। ये इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर ने। लेकिन अब पता नहीं वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और वो एडमिट भी हो गया, लेकिन पता नहीं वो पास होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो। तो जनरली अभी तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल सेंट्रल लेवल पे पास नहीं हुआ है। तो ये डिफरेंस है गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में, ठीक है। ये हो गया क्या कि इंट्रोडक्शन होगी। जैसे ही
गजट में जब फॉर्मल इंट्रोडक्शन से पहले उसका गजट में भी अगर वो अलाउड होता है तो उसको पब्लिकेशन किया जाता है उसका गजट में भी। ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है याद रखने की, ठीक है। और ये हमने बात करी है कि मनी बिल्स जो है विदाउट गवर्नर के रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। अब बात करते हैं रीडिंग्स की। 3 रीडिंग्स आती हैं। सबसे पहली रीडिंग फॉर्मल स्टेज है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं होता, बिल का नेम बताया जाता है, उसके क्या पर्पस है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उससे उस बिल से बिल क्योंकि बाद में अगर पास हो जाता है तो एक्ट बनेगा, तो उससे पर्पस क्या, आप क्या सर्व करना चाहते हो, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई डिबेट नहीं होती, ठीक है। जब ये हो जाता है तो बिल को पब्लिश कर दिया जाता है गजट में, ठीक है। यानी कि एक तरह से बिजनेस जो है हाउस का, ठीक है, हाउस के बिजनेस में उसकी ऑफिशियल एंट्री हो गई। बाद में सेकंड स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ एक फॉर्मल स्टेज है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होती है, बिल का नाम बताया जाता है, बिल के मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, कोई डिबेट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता। सेकंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीडिंग में देखिए इसमें कई सारी, सेकंड रीडिंग मोस्ट क्रिटिकल होती है। पहले तो इसमें जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन। मेंबर्स जो है डिबेट करते हैं कि जरूरत है भी कि नहीं है, जरूरत है भी बिल की कि नहीं है, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मान लो एक बिल कि जैसे अभी मैंने यही बोला सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया कि आफ्टर ऑफिस आवर्स आपको एम्प्लॉयज का क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है तो जरूरत है कि एक टाइमलाइन फिक्स हो, उतने के बाद आपको बाउंड नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई है ही नहीं, संडे को भी बोल रहे हैं काम करो, सैटरडे को भी बोल रहे हैं, दिवाली के दिन भी बोल रहे हैं, क्रिसमस के दिन भी बोल रहे हैं काम करो, तो ऐसे तो वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जरूरत है भी कि नहीं बिल की, तो ये पहले मेंबर्स डिस्कस करते हैं कि अगर लगता है कि हाँ बिल की जरूरत है तो वो किया जाता है। फिर वहीं पे उसी स्टेज पे हाउस जो है या तो बिल को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, कि जरूरत ही नहीं है भाई इसकी तो, ठीक है, या उसको वो या कमेटी को रेफर कर सकता है, कोई स्पेसिफिक कमेटी को, या फिर उसी को वो क्लॉज बाय क्लॉज के क्लॉज उसका डिस्कशन करते हैं। अब ये जो कमिटी जनरली जनरली स्टेज क्या होती है, जनरली कमेटी को ही रेफर कर दिया जाता है। अब कमेटी जो होती है या तो उसी एक हाउस है तो सेलेक्ट कमेटी होती है, अगर दोनों हाउस है तो उनकी ज्वाइंट कमेटी भी हो सकती है, ठीक है। कमेटी उसके हर क्लॉज को एग्जामिन करती है डिटेल में, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी ले सकती है। किसी मान लो कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, तो वो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स का ले सकती है। मान लो जीएसटी से रिलेटेड कुछ है तो जीएसटी के एक्सपर्ट्स का ले सकती है। मान लो इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ है तो वो उनका ले सकती है। मान लो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ है तो उसके रिलेटेड वो किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकती है। एंड फिर जो बिल है उसमें वो अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप ये चेंजेस कर लो, हमने तो बहुत सारा डिस्कशन किया है, हमने बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से भी डिस्कशन किया और आपको ये अमेंडमेंट्स इसमें कर लेना चाहिए, ठीक है। एंड बेसिकली लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हो गई स्टेज पे। ये कमेटी जो स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इस पे बहुत डिटेल्ड स्क्रूटनी लेजिस्लेचर की हो जाती है। क्या होता है, अभी सब कुछ हो गया, फिर वापस कमेटी ने अपनी बता दिया कि ये है, कंसीडर करेंगे। अब बिल वापस आ जाता है हाउस को, फिर से डिस्कशन होता है, ठीक है, अमेंडमेंट्स मूव की जाती हैं, डिस्कस की जाती है, वोट अपॉन की जाती है। अगर मान ली जाती है तो उसमें अमेंडमेंट जो है वो उसमें उस बिल में वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दी जाती है कि हाँ क्लॉज नंबर 1A2 का मान लो कि ये वाली चीज वो कहते हैं अमेंड करनी है और सब लोग वोट में हाँ करते हैं तो उसको फिर अमेंड कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो कोई फाइन है, उस फाइन में मान लो कि 10,000 रुपीज का था, ठीक है, सबने अमेंडमेंट बोला कि नहीं भाई 10,000 मत करो, इसको लेट अस मेक 5,000। अमेंडमेंट मूव हुई और उस अमेंडमेंट में सबने हाँ कर दिया, सबने हाँ कर दिया तो फिर वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गया और वो 5,000 कर दिया गया। जस्ट रैंडम एग्जांपल है ये, ठीक है। ये सारा देखिए ये स्टेज 2 में ही हो रहा है, सारा कुछ ये स्टेज 2 में हो रहा है। पहले जनरल डिस्कशन हुआ जीडी, फिर कमेटी को बोला, फिर वापस लेजिस्लेचर के पास आया, वहां पे कंसीडर हुआ। ये हो गया सेकंड स्टेज में सब कुछ। अब थर्ड रीडिंग आएगी जो कि फाइनल स्टेज है। थर्ड रीडिंग आएगी जो कि फाइनल स्टेज है। इसमें देखिए डिबेट अब क्लॉज बाय क्लॉज नहीं होगी क्योंकि वो सब सेकंड उसमें हो गई है। अब डिबेट जो है वो सिर्फ या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, बिल्कुल इस पे ही होती है, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता और सिंपल मेजोरिटी से इसको जो है पास किया, मतलब नॉट पास किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट जो रीडिंग है इसमें सेकंड रीडिंग ही है क्योंकि उसी में ही कमेटी उस पर पहले जनरल डिस्कशन होगा, फिर कमेटी के पास जाएगा, फिर कमेटी के बाद वापस आने के बाद फिर से दोबारा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा एंड सो ऑन। थर्ड रीडिंग में सिर्फ ये देखा जाता है कि एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए मैं अभी इससे पहले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपको रोल बताऊं, इससे पहले मैं बताऊंगी कि अगर एक ऑर्डिनरी बिल को हम भेजें किसमें, अगर हम एक ऑर्डिनरी बिल को, क्योंकि मान लो एक ऑर्डिनरी बिल है एंड वो लेजिस्लेटिव असेंबली में गया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में गया है, तो ये चारों रीडिंग हो गई, ये तीनों रीडिंग हो गई, स्टेज हो गई, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई या थर्ड भी रीडिंग हो गई, ठीक है। अब देखिए अगर वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी है, इन्होंने तीनों रीडिंग कर दी तो फिर वो कहाँ जाएगा,
लेजिस्लेटिव काउंसिल जाएगा, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जाएगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं ये आपको पता होना जरूरी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने तीनों की तीनों रीडिंग्स कर ली, तीनों रीडिंग्स कर ली, और उसके बाद किसको भेज दिया? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो या तो ये पास कर दे, या तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या तो पास कर दे, ठीक है, या फिर जो है वो उसको अमेंडमेंट भी सजेस्ट कर सकता है, या फिर वो उसमें अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट कर सकता है। बिल को ऑर्डिनरी बिल है ये, ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, और इसको पेंडिंग भी रख सकता है, इसको पेंडिंग भी रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो पास कर दे बिल को, ठीक है, एज इट इज जैसे आया है, या फिर उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट करके वापस भेज दे, ठीक है, या फिर उसको अमेंडमेंट सजेस्ट करे, बोले कि आप रिकंसिडर कर लो, या फिर उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे, या फिर उसके ऊपर कुछ एक्शन ना ले और पेंडिंग रखे, ठीक है। ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर काउंसिल ने उसको एज इट इज मतलब अगर उसको एज इट इज पास कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मान लो कि काउंसिल ने अमेंडमेंट किया, या तो असेंबली एक्सेप्ट करेगी अमेंडमेंट या फिर नहीं करेगी, ठीक है। अगर असेंबली ने मान लिया अमेंडमेंट तो डीम टू बी पास, यानी कि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर असेंबली ने उसके अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया तो डीम टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज हो गया, और फिर उसको गवर्नर के पास भेज दिया जाएगा फॉर हिज असेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो असेंबली ने उनके अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर असेंबली ने उनकी अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, या फिर काउंसिल ने उस पूरे बिल को ही रिजेक्ट कर दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि अगर असेंबली उनकी अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दे, या फिर काउंसिल ने खुद ही पूरा का पूरा बिल ही रिजेक्ट कर दिया था, और या फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया 3 महीने के लिए, 3 महीने तक अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया काउंसिल ने, तो असेंबली के पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि जो असेंबली है वो फिर से बिल को पास कर देगी, फिर से बिल को वो पास कर देगी और फिर दोबारा से लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजेगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अमेंडमेंट्स उन्होंने सजेस्ट किए, लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं पसंद आए, या इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर इन्होंने कोई काम इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया 3 महीने तक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? अच्छा कोई बात नहीं, हम दोबारा पास कर देते हैं, दोबारा तुम्हारे पास भेज रहे हैं, हम दोबारा पास कर रहे हैं और दोबारा तुम्हारे पास भेज रहे हैं। एंड अब उनको अब दूसरी बारी में उनको 1 महीने के अंदर ही एक तो डिसीजन लेना होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही डिले कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 महीने ही डिले कर सकते हैं। एंड देखो अमेंडमेंट्स अब असेंबली को एक्सेप्टेबल हो चाहे ना हो, वो डीम टू बी पास माना जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेट पावर जो है किसके पास है? वो असेंबली के पास ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसके बाद असेंबली ने बिल पास कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया सेम काउंसिल को, काउंसिल जो है अगर रिजेक्ट करती है बिल को अगेन, या अमेंडमेंट्स के साथ पास कर भी देती है मान लो, जो कि असेंबली को एक्सेप्टेबल नहीं है, या 1 महीने के अंदर एक्सेप्ट नहीं, 1 महीने के अंदर कुछ एक्शन ही नहीं लेती, तो माना जाता है कि बिल जो है दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, इट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो मतलब एक तरह से इनके ना कहने का, इनका रिजेक्ट करने का कोई पावर ही नहीं है। कर लो भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने एक बार, 1 महीने एक बार कर लोगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्टीमेट पावर जो एक ऑर्डिनरी बिल को पास करने की, वो असेंबली के पास ही है। सिर्फ वो 4 महीने के लिए, 3 months इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड 1 month इन द सेकेंड इंस्टेंस ही वो डिले कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अगर 2 हाउसेज हैं, अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं की गई है। जबकि अगर जब हमने यूनियन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन था। अगर डेडलॉक हो जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग जो है उसका प्रोविजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली वो अगर रिजेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन दोबारा असेंबली ने कर दिया, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही पूरी पावर है। तो इनके पास, यानी कि यहाँ देखिए क्या लिखा है हमने कि सिर्फ एडवाइजरी और डिलेइंग पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है। वीटो नहीं कर सकते लेजिस्लेशन के लिए। पहले टाइम में 3 month, दूसरे टाइम में 1 month के लिए उसको डिले कर सकते हैं, ठीक है। और मनी बिल हम आगे भी देखेंगे कि मनी बिल के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मनी बिल के लिए उनके पास क्या पावर्स होंगी। अब देखिए मनी बिल के लिए एक तो 14 डेज से ज्यादा डिले नहीं कर सकते वो मनी बिल के लिए, ठीक है। फिर आप इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, मनी बिल जो अभी हमने पढ़ा भी था पहले भी कि सिर्फ असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्पीकर को सर्टिफाई करना होता है, मनी बिल है, ठीक है। एंड जो काउंसिल है वो सिर्फ रिकमेंडेशंस कर सकता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सिर्फ रिकमेंडेशंस कर सकता है। असेंबली एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे ये भी उसके ऊपर कंप्लीटली निर्भर करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। और स्पीकर का डिसीजन जो होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वो उसके बारे में
फाइनल होता है। देखिए मान लो दोनों हाउस ऑर्डिनरी बिल है, रिजेक्शन हुआ, उन्होंने रिकमेंडेशन किए, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने फिर से पास कर दिया, या फिर उन्होंने 3 महीने हो गए फिर से उन्होंने पास कर दिया, फिर सेकंड इंस्टेंस में 1 महीना हो गया, तो डीम टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस। जब दोनों हाउस ने पास कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? तो वो किसके पास जाएगा? तो वो गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर के पास क्या क्या पावर है? गवर्नर के पास देखिए 4 पावर है। या तो वो अपना साइन दे, लॉ बन गया, अपना असेंट दे दे, बिल को लॉ बन गया, या फिर असेंट दे ही ना, बिल फेल हो गया। रिटर्न कर सकता है बिल को, लेकिन मनी बिल को नहीं, क्योंकि मनी बिल तो उन्हीं के कहने पे ही इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे। तो वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, ऑर्डिनरी बिल को या फाइनेंशियल बिल को भी। रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए भी। और अगर हाई कोर्ट की पावर्स कम हो रही हैं तो पक्का रिजर्व करना ही होता है। इसी तरह से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अगर वायलेट हो रहे हैं तो भी बिल को रिजर्व करना ही होता है। बाकी यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन जो है, गवर्नर का जो है डिस्क्रिशन यहाँ पे यूज होता है कि उनको कौन सा जो है वो बिल रिजर्व करना है या नहीं करना। इसलिए तो एजेंट ऑफ द सेंटर बोला जाता है उनको, ठीक है। इसलिए तो उनको क्या बोला जाता है? एजेंट ऑफ द सेंटर। देखिए अब प्रेसिडेंट के पास मान लो बिल रिजर्व किया गवर्नर ने, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो असेंट दे दे, ठीक है, या अपना असेंट विदहोल्ड कर दे, या फिर रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल नहीं कर सकते, ठीक है, मनी बिल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट हमें पता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्ट करते हैं। तो याद रखना है कि अगर बिल जो कि रिजर्व्ड बाय द गवर्नर है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल or withhold his assent to the bill or return the bill for reconsideration of the house, if one house or two house, but not the money bill, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर प्रेसिडेंट ने वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए तो 6 मंथ्स के अंडर उनको, 6 मंथ्स के विद इन 6 मंथ्स उनको जो है वो उसको रिकंसिडर करना होता है। फिर उसको प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए दोबारा भेजा जाता है। अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया तो, अगर नहीं किया तो बात ही खत्म। लेकिन अगर दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो फिर बिल जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट को, फिर भी प्रेसिडेंट के पास अपनी पावर है कि वो उसको अब असेंट दें या विदहोल्ड कर लें। कभी भी प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, चाहे वो उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं, उसको मना भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगले पार्ट में हम अब जो है वो मनी बिल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी हमने ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में देख लिया है। अगले उसमें हम मनी बिल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, और फिर ये भी देख लेंगे कि बेसिकली दोनों में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे क्या डिफरेंसेस भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स में। ओके।